चलिए बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पे बात करें या कंपटीशन के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा है ना। मैं आपको बताऊंगा इसमें स्पेशल 4 पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए इसलिए रहिएगा साथ में वीडियो में। लास्ट में आपको स्पेशल 4 बायोस्फीयर रिजर्व बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%, चाहे वो कंपटीशन में हो, चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे 11th में हो, कहीं पर भी इससे क्वेश्चन आना ही आना है। देखो बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व एक यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम होते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि इनके अपने एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, कोस्टल एरिया के हो सकते हैं, है ना। और इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी इनको इंटरनेशनली पहचान दी जाती है। एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। तो यूनेस्को अपने जो फ्रेमवर्क है यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, MAB करके प्रोग्राम चलाया यूनेस्को ने। इस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर में ये क्या करती है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है, यानी इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता देती है, इन्हें रिजर्व करती है और इन जगहों को देखा जाए तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हेल्पफुल होती है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनका जो मेन एम होता है वो होता है कि 3 ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, जो कि फिगर नंबर 5.8 में आपको दिखा रखे हैं। 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें अचीव करना है, इसीलिए ये MAB प्रोग्राम शुरू करा गया। वो 3 हैं कौन कौन से? सबसे पहला है कंजर्वेशन। ये जो रिजर्व्स हैं यहाँ पर जितनी भी प्लांट्स या एनिमल की स्पीसीज़ हैं उन्हें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ डेवलपमेंट। देखो जो पहले से हैं उन्हें बचा लिया, अब दूसरे बढ़ाने हैं, यानी हमने क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो वहाँ इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हो। तीसरी चीज़ देखते हैं तो लॉजिस्टिक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क होता है जिसमें रिसर्च और मॉनिटरिंग की जाती है ना। इन तीनों ही प्रोसेसेस के मिलकर ही बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया, मतलब ये तीनों ही एम्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बनाने में। बच्चों अगर हम बात करते हैं 18 बायोस्फीयर, हाँ पहला क्वेश्चन बन गया आपका। मैंने बोला था ना कुछ चीज़ें बताऊंगा। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में है, इसको याद रख लीजिएगा। 18 नाम याद नहीं रखने, 18 नंबर याद रखना है। 18 बायोस्फीयर हमारी इंडिया में रिजर्व हैं। 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं तो जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं बच्चों, उन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन प्रोवाइड करी है। इन 18 में से नाम कौन कौन से हैं बच्चों? देखो मैं नाम बताता जा रहा हूँ। नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, नोकरेक हो गया, मानस हो गया, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबर, सिमलीपाल, डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी है ना, कंचनजंगा, अगस्थ्यमलाई या अचनाक मार, अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट है ना, शेषलचलाम या पन्ना। ठीक है, ये 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया के। अब काम की बात, इतने सारे नाम याद थोड़ी ना करने हैं, तो नाम कौन कौन से याद करने हैं बच्चों? इनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला नीलगिरी, टिक कर लेना, नंदा देवी, सुंदरबन एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये 4 को आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दिया इंटरनेशनल लेवल पर। अब बात करते हैं बच्चों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसे NBR कहते हैं, ये 14 बायोस्फीयर रिजर्व में से फर्स्ट था जिसको एस्टेब्लिश किया गया सितंबर 1986 में। इसमें क्या है बच्चों, इसमें सेंचुरी कॉम्प्लेक्स आता है वैनाथ का, नागरहोल का, बांदीपुर और मधुमलाई। ठीक है, यहाँ की जो भी हमारी सेंचुरीज हैं वो सब इसी के अंडर में आती हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो फॉरेस्टेड है, जंगल है। और कहाँ पर है? नीलम्बोर, और अपर जो नीलगिरी प्लेट्यू है उसकी हिल स्लोप्स पर है पूरा रीजन। साइलेंट वैली में भी ये पाया जाता है, मतलब इसका जो रीजन है साइलेंट वैली में आता है और शिरुवानी हिल्स में आता है। टोटल एरिया की बात करते हैं तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है बेटा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के एनिमल्स या अलग अलग तरीके की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है जो कि अनएक्सप्लॉइट एरिया में आती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग तरीके की ड्राई स्क्रब्स पाए जाते हैं, ड्राई और मॉइस्ट डेसीडस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, सेमी एवरग्रीन टाइप के प्लांट्स और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एवरग्रीन शोलाज हो गए या ग्रासलैंड्स हो गए या स्वैम्स हो गए, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी में बात चलिए नीलगिरी में। अब इतनी सारी वैरायटी कैसे है? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है ना, बिल्कुल हमारी इंडिया के नीचे साउथ की तरफ है।
इसमें बच्चों अगर हम देखें तो जो लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलेशन आती है 2 एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज़ की। 2 ऐसी स्पीसीज़ जो कि बिल्कुल बहुत खतरे में है, वो दोनों यहाँ पर पाई जाती है। एक तो है नीलगिरी ताहर और दूसरी है लाइन टेल्ड मकैक। शेर की पूंछ जैसा एक तोता होता है, मकैक तोते को बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पाया जाता है। और नीलगिरी ताहर होता है, ठीक है, वो दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। दोनों एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन पाई जाती है यहाँ पर, चाहे वो हाथी हो, टाइगर हो, गौर हो, सांबर हो, चीतल हो, है ना। इसके अलावा बहुत अच्छे मतलब क्वांटिटी में एंडेमिक और एंडेंजर्ड प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जो इंडिया के ही थे नेटिवली और ख़तरे में है, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कई ट्राइबल ग्रुप्स भी रहते हैं, लोगों के ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के साथ हारमोनियस रिलेशन बना के रखे हुए हैं, जिन्होंने इसको इन्वायरमेंट को या कहें इन प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करके रख रखा है। अगर टोपोग्राफी की बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेन जैसी, कहीं पे वैली है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 250 मीटर। देखो बच्चों, जब भी हम ऊंचाई नापते हैं तो कैसे नापते हैं, ये सी लेवल है, सी लेवल से ऊंचाई को नापा जाता है, सी लेवल से, ठीक है। तो 250 मीटर से लेके 2650 मीटर तक की ऊंचाई पर आता है। 80% यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब बच्चों ये क्या होता है, आप लोगों ने अगर बायो 10th तक थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों ने जाना होगा एंजियोस्पर्म प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंपटीशन में इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पे 80% फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट से शुरू होकर ये बायोस्फीयर रिजर्व तक पूरे में फैले हुए हैं। दूसरे की बात करते हैं तो नंदा देवी रिजर्व। बच्चों 4 के नाम मैंने बताए हैं, तो मैंने बच्चों 4 नाम बताए हैं, नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन। तो इसमें अब दूसरा नाम हमें याद रखना है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये उत्तराखंड में है, हमारे पड़ोस में है बिल्कुल। आप कभी भी छुट्टियों वट्टियों में घूमने जा सकते हो आराम से, है ना, वरना आप यहाँ पर भी नहीं आ सकते। आप जिम कॉर्बेट तो ज़रूर होकर आइए, नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, देख कर आइए, बहुत बड़ा पार्क है जिम कॉर्बेट, बहुत बड़ा, ठीक है। आराम से आप इसको घूम कर आइए, आप लिटरली आप नेचर को एक्चुअल में फील करोगे। इसमें बच्चों चामोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ इस नंदा देवी रिजर्व में आती हैं। अगर हम बात करते हैं मेजर फॉरेस्ट टाइप्स के इस रिजर्व में, तो यहाँ पे टेम्परेट टाइप के जंगल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, नॉर्थ में है, इसलिए टेम्परेट रीजन में आती है। तो मेनली यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो टेम्परेट टाइप का है। कुछ ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ की बात करें तो सिल्वर वीड हो गई, ऑर्चिड्स हो गए, है ना, ऑर्चिड्स में जैसे लैटिफोली हो गई या रोडोडेंड्रॉन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है इनकी। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही वैरायटी के जानवर, यानी बहुत रिच फौना है यहाँ पर। जैसे अगर देखो तो यहाँ पे स्नो लियोपार्ड देखने को मिलेंगे, ब्लैक बियर देखने को मिलेगा, ब्राउन बियर मिलेंगे, मस्क डियर मिलेंगे, स्नो कॉक मिलेंगे देखने को, गोल्डन ईगल और ब्लैक ईगल मिलेंगे। बच्चों ये ऐसी स्पीसीज हैं जो बाकी और कहीं जगह नहीं मिलेंगी देखने को इंडिया में। अगर हम बात करते हैं इस इकोसिस्टम को, जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि एंडेंजर्ड प्लांट्स को ले जाया जा रहा है काट कर मेडिकल यूज़ के लिए। जंगलों में आग लग जाती है, जैसे उत्तराखंड के जंगलों में लगती है, हर साल लगती है। और पोचिंग, इलीगल हंटिंग, इन कई जानवरों की इलीगल हंटिंग की गई, जैसे ये ब्लैक डियर हो गया या स्नो लियोपार्ड हो गया, इनकी स्किन के लिए इनकी हंटिंग की गई, इस वजह से ये काफ़ी खतरे में है। अब बात करते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की। तो बच्चों जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है ये गंगा का डेल्टा है, ठीक है। सुंदरबन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है सुंदरबन से। तो ये स्वैम्पी डेल्टा है, यानी पानी से भरा रहता है, दलदली रीजन है, जो कि गंगा रिवर पर है वेस्ट बंगाल में। इसका जो एरिया है वो 9630 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मैनग्रोव के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिनकी जड़ें पानी से ऊपर निकलती हैं और बाकी प्लांट पानी में डूबा होता है ज़्यादातर। स्वैम्स पाए जाते हैं यहाँ पे, दलदल पाए जाते हैं और फॉरेस्टेड आइलैंड पाए जाते हैं, यानी ऐसे आइलैंड जिन पे जंगल उगे हुए हैं। सुंदरबन की बात करें तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ये हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है, ठीक है। सुंदरबन में इलीगल हंटिंग है, मतलब हंटिंग की वजह से बहुत कम हो गए और पूरी तरीके से पोचिंग को बैन कर रखा है, इलीगल है पोचिंग, ठीक है, याद रखिएगा। टेंगल्ड की बात करें तो टेंगल मास ऑफ रूट्स ऑफ मैंग्रोव, ये टेंगल मतलब आपस में उलझी हुई बहुत सारी जड़ें होती हैं मैंग्रोव ट्रीज़ की, वो जब आपस में उलझ जाती हैं तो उसके अंदर घुसना आसान नहीं होता, इसीलिए कई स्पीसीज़ इन जड़ों के अंदर में रहती हैं।
जैसे चाहे फ़िश की बात करें, श्रिम्प की बात करें, वो सब इनकी जड़ों में घुसकर रहते हैं आराम से, ताकि उन्हें वो सेफ़ हाउस मिल जाता है ना वहाँ पर, कि कुछ कोई बाहर वाला खतरा ही नहीं रहा किसी जानवर वगैरह का। 170 यानी 170 से ज़्यादा वर्ड्स की स्पीसीज़। बच्चों वर्ड स्पीसी मतलब समझना, स्पैरो का नाम ले दिया तो जितनी भी स्पैरो होंगी ये एक कहलाएगी, एक स्पीसी, ठीक है। दूसरा, अगर हमने जितने भी पैरेट बोल दिए तो जितने भी पैरेट हैं वो सब इसमें आएंगे, दूसरी स्पीसी, है ना। तो इस तरीके से 170 बर्ड स्पीसीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। देखो इसने क्या करा है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अपना लेना, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, इस सलाइन यानी खारे पानी में या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर लिया है। ये यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। यहाँ के जो टाइगर्स हैं इन पार्क के, वो बहुत अच्छे स्विमर्स हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो एडेप्टेशन की वजह से, यहाँ पानी भर जाता है तो उन्हें मजबूरी में तैरना पड़ता है, तो बहुत अच्छे स्विमर्स बन गए यहाँ के शेर। वो यहाँ पर दे हंट स्कार प्रे, यहाँ पर वो ऐसे शिकारों को करते हैं जो काफ़ी कम पाए जाते हैं, जैसे चीतल नाम से एक डियर होता है, चीतल के बोलते हैं उसे, तो चीतल का शिकार करते हैं, बार्किंग डियर का शिकार करते हैं, जंगली पिग यानी जंगली सूअरों को शिकार करते हैं, इवन मकैक का भी शिकार करते हैं। ये देखो बच्चों, बहुत कम ऐसा रेयर होता है कि टाइगर एक चिड़िया का शिकार करे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जानवर बाकी सारे कम है, इसलिए मकैक का भी शिकार करते हैं। सुंदरबंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर बच्चों हेरिटेरिया टोम्स, ठीक है, ये एक वाइल्ड एक ऐसी स्पीसी है जिसकी टिम्बर के बेसिस पे यानी लकड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखिएगा बच्चों, हेरिटेरा फोम्स, ठीक है। हेरिटेरा फोम्स यहाँ पर पाई जाती है। ये प्लांट है ना, जिसकी लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और चौथी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया बेटा हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। वहाँ पे पाक स्ट्रेट पड़ती है। पाक स्ट्रेट कैसे बोलते हैं? वो वाटर बॉडी जो लैंड को दो लैंड को अलग अलग कर दे, है ना, वो स्ट्रेट कहलाती है ना। और गल्फ किसे बोलते हैं? जहाँ पे नदियाँ आके खेलती हैं खाड़ी में। तो गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये 1,05,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पर है। साउथ ईस्ट कोस्ट मतलब यहाँ पर, ठीक है, साउथ ईस्ट कोस्ट पर है। ये देखा जाए तो दुनिया के रिचेस्ट रीजन में से है। किस मामले में? मैराइन बायोडाइवर्सिटी के मामले में। यानी जो जंगली यहाँ पर जीव जंतु, पानी वाले जो जीव जंतु, पानी वाले जो पौधे पाए जाते हैं, उसकी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। अगर हम बात करें इस बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसमें 21 आइलैंड्स अपनी एशुरीज़ के साथ यहाँ पर आते हैं। एशुरीज़ भी हैं और आइलैंड्स भी आते हैं। बीचेज़ हैं, फॉरेस्ट हैं जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। सी ग्रासेस, समुद्री घास, कोरल रीफ्स, समुद्र में पाई जाने वाली होती हैं, सो कोरल रीफ्स, ठीक है, मूंगे की चट्टानें बोलते हैं। सॉल्ट मार्शेज और मैनग्रूव्स, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। अगर हम गल्फ़ की बात करते हैं, 3600 प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं जो ग्लोबली एंडेंजर्ड हैं। ग्लोबली एंडेंजर्ड मतलब बच्चों पूरे ग्लोब में खतरे में है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डुगोंग। डुगोंग कहते हैं सी काऊ को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कंपटीशन पूछता है बेटा बताइए सी काऊ क्या है? एक काऊ है ना, एक एनिमल है, एक फिश है, क्या है? तो सी काऊ, डुगोंग को बोलते हैं, ठीक है, नाम है इसका डुगोंग। ये बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसी है, दुनिया भर में वो यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा 6 मैनग्रोव की स्पीसीज़ हैं जो कि एंडेमिक हैं और पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती हैं। वो एंडेंजर्ड है, वो भी यहीं पे पाई जाती हैं गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है बच्चों।